Hi guys, welcome back to the channel and this is the first video for भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम का और सेक्शन 1 एंड 2 जो कि फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो फर्स्टली हम डील करेंगे इम्पोर्टेंट डेट से। जो भारतीय साक्ष्य बिल था वो फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था 11 अगस्त 2023 को, बट वो विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि जो हम प्रोस्पेक्टिव नेचर पढ़ते हैं सेक्शन 170 में वो उसमें नहीं प्रोवाइड करवाया गया था। उसकी वजह से उस बिल को विड्रॉ कर लिया गया, देन उसे री इंट्रोड्यूस किया गया 12 दिसंबर 2023 को। ये जो री इंट्रोड्यूस किया गया था बिल, इसे सेकेंड बिल भी बोला जाता है, भारतीय साक्ष्य सेकेंड बिल। और यहाँ पे आप सबके लिए क्वेश्चन है कि ये जो बिल था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, कौन से मिनिस्टर ने किया था और उनका नाम क्या था। ये जो बिल था वो लोकसभा ने पास किया था 20 दिसंबर 2023 को। देन अगले ही दिन इस बिल को राज्यसभा में भेज दिया गया और राज्यसभा ने इस बिल को पास किया था 21 दिसंबर 2023 को। देन प्रेसिडेंट असेंट मिली थी इस बिल को 25 दिसंबर 2023 को। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनैक्टमेंट डेट है। और अगर बात करें कमेंसमेंट की या इन्फोर्समेंट की तो वो भी आप सबको मोस्टली पता ही होगी क्योंकि अभी रिसेंटली ही इस बिल को इन्फोर्समेंट में लाया गया है 1 जुलाई 2024। इस बिल को कब एक्ट बनाया गया, कब ये बिल जो है वो एक अधिनियम बना, वो बना था 1 जुलाई 2024 को। ये डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब इसे याद रखेंगे। स्पेशली ये दो डेट्स आपको याद होनी चाहिए, 25 दिसंबर 2023 जो इनैक्टमेंट डेट है और 1 जुलाई 2024 जो कि इन्फोर्समेंट डेट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन बीएसए का। इसे हम कंपैरेटिवली इंडियन एविडेंस एक्ट से भी पढ़ेंगे। जैसे कि एक्ट नंबर जो है वो बीएसए का है 47 ऑफ 2023 और जहाँ की इंडियन एविडेंस एक्ट का जो एक्ट नंबर था वो था 1 ऑफ 1872। और अगर पार्ट्स की बात करें, चैप्टर्स की, सेक्शंस की और शेड्यूल की, तो सब आप देखेंगे इंक्रीज हुए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के कंपैरेटिवली। इंडियन एविडेंस एक्ट में पार्ट्स जो थे वो थे 3 और अभी बीएसए में टोटल हो गए हैं 4। ठीक है, वहीं चैप्टर्स देखें तो एक चैप्टर बढ़ा दिया गया है, 11 की जगह 12 चैप्टर्स हो गए हैं बीएसए में। सेक्शंस भी 3 बढ़े हैं, 167 सेक्शंस थे वहाँ पे अब 170 सेक्शंस कर दिए गए हैं। और शेड्यूल जो इंडियन एविडेंस एक्ट में रिपील्ड था अब वहाँ पे 2 शेड्यूल्स ऐड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेचर एंड ऑब्जेक्ट की। फर्स्टली अगर नेचर को देखें तो नेचर का फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ प्रोस्पेक्टिव लॉ। अब प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जब से ये लॉ जो है वो एनफोर्समेंट में आया है, इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 2024, उस डेट के बाद से आने वाले जितने भी केसेस हैं उन पे ये लॉ अप्लाई करेगा। और इन्फोर्समेंट डेट से पहले के जितने भी केसेस अभी चल रहे हैं, जिनकी ट्रायल चल रही है या अभी पेंडिंग है या फिर अभी अपील चल रही है, उन सब पे इंडियन एविडेंस एक्ट ही अप्लाई किया जाएगा, उन पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ एन एडजेक्टिव लॉ। एडजेक्टिव लॉ का मतलब होता है प्रोसीजरल लॉ। अगर आपके क्वेश्चन में वहाँ पे एडजेक्टिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो आप एडजेक्टिव लॉ पे टिक करेंगे, लेकिन अगर एडजेक्टिव लॉ नहीं दिया है, प्रोसीजरल लॉ का ऑप्शन दिया है तो आप प्रोसीजरल लॉ पे टिक करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट है लेक्स फोरी। लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द फोरम। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि एक ऑफेंस कमिट हुआ है बांग्लादेश में, लेकिन उसकी जो ट्रायल है वो इंडिया के किसी कोर्ट में चल रही है। जो इंडिया के कोर्ट में ट्रायल चल रही है, इंडिया उसे अपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग ही डील करेगा, ना कि बांग्लादेश के एविडेंस एक्ट से डील करेगा। जहाँ पे केस चल रहा है वहाँ पे जो लॉ अप्लाई किया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसे डील किया जाएगा। अब अगर बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट आप देखते हैं प्रियम्बल जो कि जिसे हम बोलते हैं, वही ऑब्जेक्ट होता है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट, जो कंसोलिडेट वर्ड है वो इस एक्ट के एग्जॉस्टिवनेस की बात करता है। एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस। ये क्या प्रोवाइड कराता है? जनरल रूल्स प्रोवाइड कराता है और प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस प्रोवाइड कराता है फॉर फेयर ट्रायल। नेक्स्ट हम देखेंगे
नेक्स्ट हम देखेंगे फंडामेंटल रूल्स ऑफ एविडेंस। सो ये जो रूल्स हैं इन्हें हम हर एविडेंस के देने से पहले ध्यान में रखना है। जब भी कोई एविडेंस दे रहा है तो उसे ये 3 पॉइंट्स पहले ध्यान में रखना है, फिर ही वो एविडेंस देगा। सो फर्स्ट पॉइंट है एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर्स इन इशू। अब ये मैटर इन इशू क्या होता है? जिस चीज़ पे कोर्ट में चर्चा चल रही है, फॉर एन एग्जाम्पल ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने वो ब्रीच कर दिया, और ए ने जाके सूट फाइल कर दिया कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया उसके लिए। अब कोर्ट में क्वेश्चन क्या उठेगा कि क्या बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है? सो ये एक मैटर इन इशू है। ठीक है, अब कोर्ट ये देखेगा कि क्या इनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी था या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। अब ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी था या नहीं था, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। सो ये मैटर इन इशू है। जो कोर्ट में अभी क्वेश्चंस उठ रहे हैं उस मैटर के रिगार्डिंग, उसी के लिए ही एविडेंस दिए जाएंगे। ऐसे नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन कोई और चल रहा है कोर्ट में और आप एविडेंस किसी तीसरी चीज का दे रहे हो, ऐसे नहीं होगा। So evidence must be confined to the matters in issue. And second point है hearsay evidence is not to be admitted. अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम पहले ये समझेंगे कि hearsay evidence क्या होता है। hearsay का मतलब होता है सुनी सुनाई चीजें। अब जैसे कि मुझे मेरे फ्रेंड ने आके बताया कि ए ने तो बी को थप्पड़ मारा, ठीक है। अब क्या मैं कोर्ट में जाके ये एविडेंस दे सकती हूँ कि हाँ ए ने बी को थप्पड़ मारा? नहीं, क्योंकि वो मैंने उसे नहीं देखे कि उसने थप्पड़ मारा या नहीं मारा, मुझे मेरे फ्रेंड ने आके बताया कि ए ने बी को थप्पड़ मारा। सो ये हेयर से एविडेंस हुआ, मैं इसे जाके कोर्ट में नहीं दे सकती। अगर मैं दे भी दूंगी तो ये एडमिसिबल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। जो भी एविडेंस कोर्ट में दिया जाएगा वो बेस्ट होना चाहिए, ताकि कोर्ट एक कंक्लूजन पे पहुंच सके और कोर्ट का टाइम भी सेव हो। सो नेक्स्ट हम बीएसए का एक ओवरलुक लेंगे कि बीएसए में कितने पार्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं और सेक्शंस हैं। वैसे तो हमने ये टोटल पढ़ लिया था कि बीएसए में 4 पार्ट्स हैं, 170 सेक्शंस हैं और 12 चैप्टर्स हैं। सो फर्स्ट पार्ट में एक ही चैप्टर आता है। फर्स्ट पार्ट का नाम है प्रिलिमिनरी, एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, और 2 सेक्शंस है, सेक्शन 1 एंड 2। और पार्ट 2 का नाम है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, जिसमें चैप्टर 2 आता है और सेक्शन 3 to 50 आते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 3 जो कि ऑन प्रूफ की बात करता है और जिसमें आते हैं चैप्टर 3 to 6 और सेक्शंस आते हैं 51 to 103। और पार्ट 4 जो है वो एविडेंस के प्रोडक्शन और इफेक्ट की बात करता है और जिसमें चैप्टर 7 to 12 आते हैं और सेक्शन 104 to 170 आते हैं। ठीक है, इसे याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी ये सेक्शन नंबर्स दे रखे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड है, इसमें 3 to 50 इसका लास्ट जो लेटर है वो आप याद रखेंगे। जैसे कि इसमें है 2, इसमें है 50 और इसमें है 103 और इसमें है 170। सो 4 वर्ड्स का एक कोड बन गया, 2, 50, 103 एंड 170। 170 आपको याद रहेगा क्योंकि लास्ट ही सेक्शन है। फर्स्ट चैप्टर का आपको याद रहेगा कि 2 ही सेक्शन है, 2 तक ही है। आपको मेन 2 ही ये याद रखने हैं, 50 एंड 103। सो 2, 50, 103 एंड 170। 2, 50, 103 एंड 170, ये 4 आपको याद रखने हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक के सेक्शंस है वो कौन से पार्ट में आते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे पार्ट 1। सो पार्ट 1 जो है उसमें एक ही चैप्टर है, हमने देखा अभी लास्ट, और वो बात करता है प्रीलिमिनरी से, जिसमें 2 सेक्शंस आते हैं। फर्स्ट सेक्शन एज यूजुअली शॉर्ट टाइटल से डील करता है, एप्लीकेशन से और कमेंसमेंट से। और जो सेकंड सेक्शन है वो डील करता है डेफिनेशन से। डेफिनेशंस आगे हम पढ़ेंगे डायग्राम्स के थ्रू। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 1। सो जो सेक्शन नंबर 1 है वो शॉर्ट टाइटल से डील करता है, एप्लीकेशन से डील करता है और कमेंसमेंट से डील करता है। सो फर्स्ट शॉर्ट टाइटल आप सबको पता ही है, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, और कमेंसमेंट डेट भी आप सबको याद होनी चाहिए, हमने 2 बार पहले पढ़ी भी है। सो कमेंसमेंट डेट है 1 जुलाई 2024। और बात करें एप्लीकेशन की, तो ये किस पे अप्लाई होता है और किस पे अप्लाई नहीं होता है, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें। सो ये अप्लाई होता है सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल। ठीक है, 2 पॉइंट्स है, किस पे अप्लाई होता है, सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। ठीक है, और अब देखेंगे किस पे अप्लाई नहीं होता है। सो फर्स्टली ये एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं होता है। सेकेंडली उन सभी प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होता है जो कि आर्बिट्रेटर डील कर रहा है जिससे। ठीक है, सो
एप्लीकेशन और नॉन एप्लीकेशन दोनों चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पे जो एफिडेविट की बात की गई है, इसमें ये बताया है कि एफिडेविट जो है उस पे इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर किसी एक्ट में, जैसे कि एनआई एक्ट में आप देखते हैं कि एफिडेविट को एज एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता है, तो स्पेशली अगर दे रखा है किसी एक्ट में तो हाँ फिर एडमिट किया जाता है एफिडेविट को एज एविडेंस। लेकिन एफिडेविट्स पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं होगा, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं दिया गया है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 2 जो कि डील करता है डेफिनेशन से। और इसको हम पहले याद करेंगे एक कोड से कि कौन से सब सेक्शन में कौन सी डेफिनेशन दी गई है, फिर हम डेफिनेशंस को समझेंगे कि कौन सी डेफिनेशन क्या बताती है। सो फर्स्टली आपको 4 अल्फाबेट्स याद रखने हैं, CDE and F। 4 अल्फाबेट्स याद कर लिए और एक कोड तैयार करना है 4 डिजिट्स का, 2212। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए CDEF 4 अल्फाबेट्स जो आपको बताएं, और इनके ऊपर कोड लिख दिया, हर एक अल्फाबेट पे एक डिजिट लिख दी, 2 2 1 and 2। अब आपको देखना है सी अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाली 2 डेफिनेशंस हैं जो कि है कोट एंड कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, डी अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाली 2 डेफिनेशंस हैं जो कि है डिसप्रूव्ड एंड डॉक्यूमेंट। ई से स्टार्ट होने वाली एक डेफिनेशन है एविडेंस। एफ से स्टार्ट होने वाली 2 डेफिनेशंस है फैक्ट एंड फैक्ट्स इन इशू। अब देखिए 4 अल्फाबेट्स याद किए, CDE and F, और वहीं पे 4 डिजिट्स का एक कोड तैयार किया, 2 2 1 and 2। ठीक है, अब सी से दो डेफिनेशंस है कोट एंड कंक्लूसिव प्रूफ। डी से 2 डेफिनेशंस है डिसप्रूव्ड एंड डॉक्यूमेंट। ई से एक डेफिनेशन है एविडेंस। एफ से 2 डेफिनेशंस है फैक्ट एंड फैक्ट्स इन इशू। ठीक है, ये आपको याद रहेगी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ से रिलेटेड 2 और डेफिनेशंस है। कंक्लूसिव प्रूफ एक तरह का प्रिजम्पशन है, और 2 और प्रिजम्पशन आप देखते हैं जो कि हम सेक्शन नंबर 4 में देखते थे इंडियन एविडेंस एक्ट के, वही 3 डेफिनेशंस। कंक्लूसिव प्रूफ से कनेक्टेड कौन सी डेफिनेशंस हैं, मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम। यहाँ पे देखेंगे तो डिसप्रूव्ड से कनेक्टेड कौन सी डेफिनेशंस हैं, वो है नॉट प्रूव्ड एंड प्रूव्ड। यहाँ पे अगर फैक्ट से कनेक्टेड हम देखें डेफिनेशन तो वो वर्ड है रेलेवेंट। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट भी जैसे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, तो फैक्ट से कनेक्टेड वर्ड हुआ रेलेवेंट। ठीक है, अब वापिस से अगर याद करेंगे तो सी से 2 कोट एंड कंक्लूसिव प्रूफ, डी से 2 डिसप्रूव्ड एंड डॉक्यूमेंट, ई से 1 एविडेंस, एफ से 2 फैक्ट एंड फैक्ट्स इन इशू। और कंक्लूसिव प्रूफ से कनेक्टेड 2 डेफिनेशंस, मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम। डिसप्रूव्ड से कनेक्टेड 2 डेफिनेशंस, नॉट प्रूव्ड एंड प्रूव्ड। और फैक्ट से रिलेटेड एक डेफिनेशन रेलेवेंट। ठीक है, अब इसके आगे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन वाइज आप अल्फाबेट्स लिखेंगे, A B, यहाँ पे C, और यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ F and G। A में आया कोट, B में आया कंक्लूसिव प्रूफ, C में आया डिसप्रूव्ड, D में आया डॉक्यूमेंट, E में आया एविडेंस, F में आया फैक्ट, G में आया फैक्ट्स इन इशू। ठीक है, इसके बाद जो नीचे वाली ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है, इसमें आप शैल प्रिज्यूम को एक बार छोड़ेंगे। शैल प्रिज्यूम के अलावा आप देखेंगे यहाँ पे भी लाइन वाइज ही है, एच में मे प्रिज्यूम, आई में नॉट प्रूव्ड, जे में प्रूव्ड, के में रेलेवेंट। ठीक है, और जो शैल प्रिज्यूम हमने छोड़ा था वो हम लास्ट में देखेंगे, और ये आएगा एल सबसेक्शन में। सो जो ये एल है ये इसे हम याद रखेंगे शैल के लास्ट के ये 2 अल्फाबेट्स डबल एल से। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे सी से 2 डेफिनेशन स्टार्ट हुई, कोट कंक्लूसिव प्रूफ। डी से 2 हुई डिसप्रूव्ड एंड डॉक्यूमेंट। ई से 1 हुई एविडेंस। एफ से 2 हुई फैक्ट एंड फैक्ट्स इन इशू। और वहीं से कंक्लूसिव प्रूफ से कनेक्टेड जो डेफिनेशंस है वो मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम। डिसप्रूव्ड से कनेक्टेड 2 डेफिनेशंस है नॉट प्रूव्ड एंड प्रूव्ड। फैक्ट से कनेक्टेड डेफिनेशन है रेलेवेंट। यहाँ पे अब अगर हम सबसेक्शंस की बात करेंगे तो ए में आया कोट, बी में कंक्लूसिव प्रूफ, सी में डिसप्रूव्ड, डी में डॉक्यूमेंट, ई में एविडेंस, एफ में फैक्ट, जी में फैक्ट्स इन इशू, एच में मे प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम को हम लास्ट में देखेंगे। एच में आया मे प्रिज्यूम, आई में नॉट प्रूव्ड, जे में प्रूव्ड, के में रेलेवेंट एंड एल में शैल प्रिज्यूम। सो नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन से डील करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस।
सो फर्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो मुझसे एक मिस्टेक हो गई है लास्ट स्लाइड में। तो उसमें जितनी भी बार मैंने सब सेक्शन वर्ड यूज़ किए हैं, वहाँ पे क्लोज वर्ड का यूज़ होगा, ना कि सब सेक्शन का। जितने भी वो डेफिनेशंस हैं ABCD, वो सब क्लोजेज हैं, वो सब सेक्शंस नहीं है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो है कोर्ट की, जो प्रोवाइड की गई है सेक्शन 2 क्लोज ए में। ठीक है, सो कोर्ट की डेफिनेशन देखें तो कोर्ट इंक्लूड्स वर्ड यूज हुआ है। इंक्लूड्स का मतलब होता है कि ये नॉन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। अगर यहाँ पे मीन्स वर्ड यूज हो जाता तो ये फिर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हो जाती। So court includes all judges, all magistrates and all persons who are legally authorized to take evidence. ठीक है, so court में 3 लोग आएंगे, all judges, all magistrates and all persons who are legally authorized to take evidence. ठीक है, और इसमें एक एक्सेप्शन होगा आर्बिट्रेटर, क्योंकि आर्बिट्रेटर भी तो डील करता ही है एविडेंसेस के साथ। ठीक है, वो भी तो ले सकता है एविडेंसेस, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली आपको एक्सेप्शन के तौर पे ये लिखा हुआ दिया है कि आर्बिट्रेटर कोर्ट में इंक्लूड नहीं होगा। सो कोर्ट में इंक्लूड कौन कौन होगा? 3 लोग इंक्लूड होंगे, ऑल जजेस, ऑल मैजिस्ट्रेट्स एंड वो सभी लोग जो एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज्ड हैं। ठीक है, एक्सेप्शन इसका हुआ आर्बिट्रेटर। सो नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे फैक्ट की, और ये डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लोज एफ में। यहाँ पे आप सब ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि मैंने वर्ड यूज़ किया है क्लोज, यहाँ पे सबसेक्शन वर्ड नहीं आएगा। सो जो फैक्ट की डेफिनेशन है वो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लोज एफ में। और फैक्ट 2 तरह के होते हैं, फिजिकल फैक्ट एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट होते हैं जो चीज़ें हम सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, वो फिजिकल फैक्ट है। और साइकोलॉजिकल फैक्ट वो है जो मेंटल कंडीशन है किसी पर्सन की। ठीक है, सो फिजिकल फैक्ट में हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, आप सब मेरी क्लास देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये एक फैक्ट है। ठीक है, मैंने किसी की आवाज़ सुनी, ये एक फिजिकल फैक्ट है। ठीक है, मैंने देखा कि ए ने बी को थप्पड़ मारा, ये एक फैक्ट है। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल फैक्ट में जो एग्जांपल्स आएंगे, किसी की इंटेंशन, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होना, या फिर गुड फेथ होना, या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन होना, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? साइकोलॉजिकल फैक्ट में आ जाती हैं। सो अगर हम डेफिनेशन देखें तो फिजिकल फैक्ट में है एनीथिंग और स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, मैंने एक आदमी को देखा ए को, एनीथिंग, और मैंने उसे भागते हुए देखा, स्टेट ऑफ थिंग। और मैंने उसे, जब मैं थोड़ा आगे गई तो मैंने देखा कि बी सड़क पे गिरा हुआ था, तो मुझे समझ में आया कि ए के भागने का रिलेशन बी से कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैं देख पा रही हूँ, परसीव कर पा रही हूँ अपने सेंसेस से। और साइकोलॉजिकल फैक्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? ओपिनियन आ गया, इंटेंशन आ गया, नॉलेज आ गया, गुड फेथ आ गया, फ्रॉडुलेंट आ गया, ये सब वर्ड्स कहाँ से आ गए? साइकोलॉजिकल फैक्ट से। ठीक है, सो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हम प्रिजम्पशन के थ्रू 3 डेफिनेशंस डील करेंगे, जो कि है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ की। ठीक है, सो जो प्रिजम्पशंस हैं, प्रिजम्पशन वर्ड्स आप क्या समझते हैं? किसी चीज को प्रिज्यूम करना, मान लेना किसी चीज को। ठीक है, अब जो प्रिजम्पशन है वो 2 तरह के होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। फैक्ट हमने देखा क्या चीज होता है। ठीक है, लो तो आपको स्ट्रिक्टली ही फॉलो करना पड़ेगा, लो से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, आपको डिस्क्रिशन नहीं है आपके पास कि लो को आप फॉलो करना है या नहीं है, ये आपके पास डिस्क्रिशन नहीं है, मैंडेटरी है कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। प्रिजम्पशन अगर दिया है कि आपको प्रिज्यूम करना है, तो वो प्रिजम्पशन आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो डिस्क्रिशनरी है, वो मैंडेटरी नहीं है। सो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में जो वर्ड यूज किया गया है वो है मे प्रिज्यूम, जो डिस्क्रिशनरी होता है नेचर में। इसमें आप प्रिज्यूम कर भी सकते हो और प्रिज्यूम नहीं भी कर सकते। अगर मान लीजिए कोर्ट ने किसी चीज को प्रिज्यूम, किसी फैक्ट को प्रिज्यूम कर लिया, प्रिजम्पशन ले लिया, तो पार्टी के पास ये लिबर्टी है कि वो उसे डिसप्रूव कर सकती है। या फिर अगर कोर्ट ने उस फैक्ट को प्रिज्यूम नहीं किया है, नॉट प्रिज्यूम्ड, ठीक है, तो जो पार्टी है वो उसे प्रूव कर सकती है कि आपने जो प्रिजम्पशन नहीं लिया है वो आप प्रिज्यूम कीजिए, पार्टी उस पर प्रूफ दे सकती है। सो इसमें लिबर्टी है पार्टी के पास डिसप्रूव करने की, और कोर्ट के पास भी लिबर्टी है, डिस्क्रिशन है कि उसे प्रिज्यूम करना है या नहीं करना है।
सो रिबिटेबल का मतलब हुआ जो पार्टी के पास ऑप्शन होता है, पार्टी के पास जो लाइबिलिटी है उसे डिसप्रूव या प्रूव करने की, उसे हम रेबिटेबल प्रिजम्पशन बोलते हैं। जो प्रिजम्पशन बदली जा सकती है वो रेबिटेबल प्रिजम्पशन होती है। अब देखेंगे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो ये मैंडेटरी है, कोर्ट को ये फॉलो करना ही पड़ेगा। जहाँ पे वर्ड यूज किए गए हैं शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, वहां पे आप समझ लीजिए कि मैंडेटरी प्रिजम्पशन आ गई है। ठीक है। सो जो शैल प्रिज्यूम होती है उसमें क्या है, कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम, कोर्ट बाउंड है, उसे प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। वैसे ही कंक्लूसिव प्रूफ में भी कोर्ट बाउंड है प्रिजम्पशन लेने के लिए, कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम। बट जो शैल प्रिज्यूम है उसमें जो पार्टी के पास लाइबिलिटी है उस प्रिजम्पशन को डिसप्रूव करने के लिए। वहीं पे कंक्लूसिव प्रूफ की बात करें तो पार्टी के पास लाइबिलिटी नहीं है डिसप्रूव करने के लिए, उसे कोर्ट की प्रिजम्पशन माननी ही पड़ेगी। सो जो शैल प्रिज्यूम है वो एक तरह का रेपुटेबल प्रिजम्पशन है, और जो कंक्लूसिव प्रूफ है वो इररेपुटेबल प्रिजम्पशन है कि ना ही तो कोर्ट के पास लाइबिलिटी है ना ही पार्टी के पास लाइबिलिटी है इसमें। सो जो प्रिजम्पशन है दो तरह के होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट उसे प्रिज्यूम कर भी सकता है, प्रिजम्पशन ले भी सकता है और नहीं भी प्रिज्यूम कर सकता, दोनों ऑप्शंस है कोर्ट के पास। लेकिन जो मे प्रिज्यूम है उसमें पार्टी के पास ये लाइबिलिटी है कि वो कोर्ट की प्रिजम्पशन को डिसप्रूव कर सकता है, लेकिन अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम नहीं किया है तो वो प्रूफ लेके आ सकता है कि आप इसको प्रिज्यूम करो। ठीक है। सो ये रेपुटेबल प्रिजम्पशन है। और वहीं अगर हम बात करें प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की, तो मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, दो तरह के प्रिजम्पशन है, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। शैल प्रिज्यूम जो है वो रेपुटेबल प्रिजम्पशन है, पार्टी के पास लाइबिलिटी है कि वो उस प्रिजम्पशन को डिसप्रूव कर सकती है। और जो कंक्लूसिव प्रूफ है वो इररेबेटेबल प्रिजम्पशन है, जिसमें पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो डिसप्रूव कर पाए उस प्रिजम्पशन को। ठीक है। सो ये तीनों प्रिजम्पशंस आपको याद रखने हैं। सो जो मे प्रिज्यूम है वो हमने याद किया था, वो दिया है सेक्शन 2 क्लोज एच में। ठीक है। और जो शैल प्रिज्यूम है वो दिया है सेक्शन 2 क्लोज एल में, और कंक्लूसिव प्रूफ है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज सी में। ठीक है। सो ये तीनों डेफिनेशंस आपको याद करनी है। और नेक्स्ट हम देखेंगे प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। ये तीनों कनेक्टेड डेफिनेशंस है, या हमने चार्ट में पढ़ा था। सो जो प्रूव्ड है, ठीक है, सो ये जो प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड वर्ड यूज किए गए हैं ये किसके रिलेटेड यूज किए गए हैं? ये फैक्ट के रिलेशन में यूज किए गए हैं कि कब एक फैक्ट को प्रूव्ड माना जाएगा, कब एक फैक्ट को डिसप्रूव्ड माना जाएगा, कब एक फैक्ट को नॉट प्रूव्ड माना जाएगा। ठीक है। सो फर्स्टली हम बात करेंगे प्रूव्ड की। सो जो प्रूव्ड की डेफिनेशन है वो प्रोवाइड की गई है सेक्शन 2 क्लोज जे में। ठीक है। और इसका मतलब है कोर्ट बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट। कोर्ट जब आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर ये बिलीव करता है कि हाँ वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, या फिर उसकी एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल है कि एक प्रूडेंट मैन भी यही सोच के एक्ट कर रहा है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है। सो इसमें दो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, कोर्ट खुद बिलीव कर रहा है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और सेकंड चीज ये कि उसकी एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल है कि एक प्रूडेंट मैन भी यही सोच के एक्ट कर रहा है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है। और वहीं पे अगर डिसप्रूव्ड हम देखें तो ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज सी में। और यहीं पे इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये बिल्कुल प्रूव्ड के जैसे ही है, इसमें सिर्फ एग्जिस्ट की जगह नॉट एग्जिस्ट करना है हमें। जहाँ जब कोर्ट ये बिलीव करती है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर उसकी जो नॉन एग्जिस्टेंस है वो इतनी प्रोबेबल है कि एक प्रूडेंट मैन भी यही सोच के एक्ट करता है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें भी दो पॉइंट्स आ गए, प्रूव्ड में भी दो पॉइंट्स ही थे कि कोर्ट खुद बिलीव कर रहा है या फिर उसकी जो एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस है वो इतनी प्रोबेबल है कि प्रूडेंट मैन भी उसी पे ही एक्ट कर रहा है। और थर्डली हम देखेंगे नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड जो डेफिनेशन है वो डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लोज आई में। ठीक है। और जो कोई फैक्ट ना ही तो प्रूव्ड किया गया है ना ही डिसप्रूव्ड किया गया है तो उसे हम बोलेंगे नॉट प्रूव्ड। ठीक है। नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। सो ये तीनों डेफिनेशंस आपको याद हो गई होंगी, आई होप सो। नहीं हुई है तो आप अगर एक दो बार और पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी। सो नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जो कि डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लोज डी में। सो जो डॉक्यूमेंट है उसमें आएगा एनी मैटर विच इज एक्सप्रेस्ड, डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्ड। कोई भी मैटर
एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है या अदरवाइज रिकॉर्ड किया गया है अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पे। यहाँ पे सब्सटेंस में कुछ भी आ सकता है, पेपर भी आ सकता है, पेड़ भी आ सकता है, क्योंकि पेड़ों पे आप देखते हो लोग बहुत सारा कुछ लिख के चले जाते हैं, आजकल नाम लिख देते हैं, दीवारों पे भी लिख देते हैं, ठीक है। सो स्टोन पे भी लिखा जा सकता है, मेटल पे भी लिखते हैं लोग। सो एनी मैटर expressed, described or otherwise recorded upon any substance by means of, किस मीन्स से, लेटर्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं और एनी अदर मीन्स, या फिर कोई और तरीके से भी हो सकता है। intended to be used or may be used for the purpose of recording that matter, किस पर्पज से वो मैटर लिखा जा रहा है उस सब्सटेंस पे, उसे रिकॉर्ड करने के लिए। एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। अब डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स भी इंक्लूड हो गए हैं। सो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। कोई भी मैटर एक्सप्रेस किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है या अदरवाइज रिकॉर्ड किया जा रहा है अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और एनी अदर मीन्स intended to be used or may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital record. सो इसी के साथ हम एक जजमेंट भी पढ़ेंगे जो कि है शमशेर सिंह वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि एक सीडी जो है वो भी एक डॉक्यूमेंट है। सो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो है मैटर इज डॉक्यूमेंट नॉट द सब्सटेंस। जो मैटर लिख रहे हैं, ठीक है, जो मैटर एक्सप्रेस कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट है, ना कि जिस पे लिखा जा रहा है, ना कि सब्सटेंस। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई ट्री पे कुछ लिख रहा है तो वो ट्री पे जो लिखी हुई चीज है, जो मैटर है, वो डॉक्यूमेंट है, ना कि पूरा पेड डॉक्यूमेंट है। सो मैटर इज डॉक्यूमेंट नॉट द सब्सटेंस। ठीक है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे एविडेंस की। सो एविडेंस जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज ई में। और एविडेंस दो तरह के होते हैं, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है। सो ओरल एविडेंस में आप एविडेंस वर्ड एक बार छोड़ दीजिए, सिर्फ ओरल आप देखेंगे तो ओरल से आप क्या समझते हैं, मौखिक, मुंह से बोली गई स्टेटमेंट। ठीक है। सो ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, ये ई स्टेटमेंट्स जो हैं ये अभी बीएसए में ही ऐड की गई हैं, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं थी। सो ऑल स्टेटमेंट्स, अब ऐसे तो है नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया वो एविडेंस बन गया, नहीं। जब तक आप वो स्टेटमेंट कोर्ट में जाके नहीं दे रहे हो तब तक वो स्टेटमेंट एविडेंस नहीं बनेगी। और वो कोर्ट में आप कब जाके दे रहे हो, ऐसे ही आप गए कोर्ट में और जाके दे दी, नहीं। या तो कोर्ट आपको परमिट कर रही है या कोर्ट आपको खुद बुला रही है। ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट है ओरल स्टेटमेंट, ये कब एक एविडेंस बनेगी, जब वो कोर्ट के सामने दी जाएगी और जो दे रहा है वो कौन है, वो विटनेस है, विटनेस दे रहा है वो स्टेटमेंट। और वो ऐसे ही तो नहीं स्टेटमेंट दे रहा, वो किसके रिलेशन में दे रहा होगा, जो इंक्वायरी अभी जिस मैटर की इंक्वायरी चल रही है उसके रिगार्डिंग ही होगी स्टेटमेंट। ठीक है। सो इसमें जो चीजें हमें याद रखनी है ये सभी पॉइंट्स हैं। ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ई स्टेटमेंट्स कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। सो वो सभी स्टेटमेंट्स जो कोर्ट परमिट कर रहा है या कोर्ट खुद बुला रहे हैं विटनेसेस को देने के लिए, किसके रिलेशन में, मैटर जो अभी अंडर इंक्वायरी है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ई रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। क्या कोई भी डॉक्यूमेंट एविडेंस बन जाएगा, नहीं। कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस कब बनेगा, जब कोर्ट उसे इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस करने के लिए बोल रहा है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है इंस्पेक्शन के लिए, तब वो डॉक्यूमेंट एक एविडेंस बनता है। ऐसे डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं बनते, सभी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस नहीं होते हैं जब तक कि वो कोर्ट में ना प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हम देखेंगे फैक्ट्स इन इशू की, जो कि डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लोज जी में। ठीक है। इसे हम पहले एक एग्जांपल से समझेंगे, देन हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो ए एंड बी है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, ए ने उसके लिए सूट फाइल कर दिया। ठीक है। अब ए क्या कर रहा है, ए यहाँ पे अपना राइट की डिमांड कर रहा है कि मेरा जो राइट था कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना चाहिए, उसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ है, मुझे तो आप कॉम्पनसेशन लेके दीजिए। तो यहाँ पे ए अपने राइट की बात कर रहा है, वहीं साथ के साथ वो एक लाइबिलिटी इम्पोज कर रहा है बी पे कि बी मुझे कॉम्पनसेशन दे जो उसने नुकसान मुझे दिया है इस ब्रीच की वजह से। ठीक है। सो अब
ये अब डेफिनेशन अगर देखेंगे, सो एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, ये जो तीन चीजें हैं, इसकी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या फिर एक्सटेंट जो है, एक पार्टी असर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। ठीक है, कोई भी राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी को की एग्जिस्टेंस को, नॉन एग्जिस्टेंस को, नेचर को या एक्सटेंट को एक पार्टी असर्ट कर रही है, वहीं साथ के साथ दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, इसे हम बोलेंगे फैक्ट्स इन इशू। ठीक है, सो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है रेलेवेंट। रेलेवेंट जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज के में। ठीक है, वन फैक्ट इज रेलेवेंट टू अनदर, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रेलेवेंट कब होता है, व्हेन वन इज कनेक्टेड विद अदर, जब वो पहला फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड होगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि वो पहला फैक्ट जो है वो दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है या उससे रेलेवेंट है, वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। सो एक फैक्ट रेलेवेंट कब हुआ दूसरे फैक्ट से, जब वो कनेक्टेड है दूसरे फैक्ट से इन एनी वे विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 4 to 50 ऑफ BSA। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के चैप्टर में जो तरीके दिए गए हैं रेलेवेंसी के, उसके उस वे से अगर वो फैक्ट रेलेवेंट है दूसरे फैक्ट के तो वो रेलेवेंट बुलाया जाएगा। So thank you for watching this video and this is the first video for BSA। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियोस, अगर इन डायग्राम्स ने आपको किसी भी तरीके से हेल्प किया हो याद करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपका कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो वो भी आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल एंड थैंक यू।